ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गोली मार देने की बात मुझे नहीं जची, भले ही यह बात इसलिए कही गई हो कि ठोस तरीके से मैसेज चला जाए। मेरी राय में प्रधानमंत्री को ऐसे अतिरेक से बचना चाहिए था जिन गौरक्षकों को वे 2 दिनों से असामाजिक तत्व, नकली गौरक्षक और भारत की एकता को तोड़ने वाला मुट्ठी भर समूह बता रहे हैं। उनके लिए यह कहना कि मुझे गोली मार दो मगर मेरे दलित भाइयों को मत मारो, ठीक नहीं लगा। जो लोग प्रधानमंत्री की नजर में कानून और समाज के अपराधी हैं, उन्हें हमारे प्रधानमंत्री को गोली मारने की इजाजत बात बात में भी नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद के परिवर्तन रैली में भी प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि मुझे यूपी में एक बार मौका दीजिए, 5 साल में अपने किसी काम के लिए आपका नुकसान कर दिया तो मुझे लात मारकर बाहर कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री को लात मारना या गोली मारना टाइप के अतिरेक से बचना ही चाहिए। जिस समस्या पर वे बोल रहे थे उसकी नैतिक जिम्मेदारी उनकी तो बनती है, क्योंकि कई घटनाएं उनके या उनकी पार्टी की शासित राज्यों में हुई हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि दलितों पर हिंसा की घटना दूसरे दलों की सरकारों में नहीं हुई है या हो रही है। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं वहां भी हो रही हैं या हुई हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते या कई राज्यों में सरकार चलाने वाली बीजेपी के सर्वोच्च नेता होने के नाते वे ये चेतावनी पहले भी दे सकते थे। ना देने के कारण कई लोगों में संदेश गया कि इन गौ रक्षकों को बीजेपी की सरकारों का संरक्षण प्राप्त है, संघ और संघ के संगठनों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए इनके खिलाफ बीजेपी शासित सरकारों ने भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मगर यह भी सही है कि गैर बीजेपी सरकारों ने भी इन गौ रक्षकों को वैसी ही छूट दी है। उन्होंने भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, वे भी लाचार नजर आए, उनके हाथ भी कांप गए। इसलिए प्रधानमंत्री इस समस्या को संबोधित करें, ना कि इसके बहाने खुद को। पर प्रधानमंत्री के दूसरे रूप को देखना है तो आप जीएसटी पर दिए गए लोकसभा में उनके भाषण को सुन सकते हैं। एक टेक्निकल विषय को वे कितनी सरलता और तरलता से सदन में बोल गए, सरलता से भी और उदारता से भी। अगर वित्त मंत्री को बुरा न लगे तो वे प्रधानमंत्री से यह कला सीख सकते हैं कि जीएसटी पर जनता से कैसे संवाद किया जा सकता है। लेकिन क्या बात है कि जीएसटी पर सरलता और तरलता से बोलने वाले प्रधानमंत्री के गौरक्षकों पर दिए गए बयान को विपक्ष ने उस तरह स्वागत नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान में राजनाथ सिंह के भाषण का किया। पहली आलोचना यह हुई कि उन्होंने सिर्फ दलितों के बारे में कहा, मुसलमानों के बारे में नहीं, जबकि इस हिंसा के शिकार वे ही ज्यादा हुए हैं। दूसरी आलोचना यह हो रही है कि उन्होंने बहुत देर से बोला, लेकिन क्या आलोचक यह नहीं देख पा रहे कि उनके इस बयान से एक झटके में इन गौ रक्षकों की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मान्यता समाप्त हो गई है। अब तक ये जब भी स्क्रीन या सड़क पर अवतरित होते थे तो किसी सरकार या विचारधारा के संरक्षण में पलने वाले सामाजिक तत्व लगते थे। प्रधानमंत्री ने इनके असामाजिक तत्व होने की पुष्टि कर दी है। पहले भी कुछ लोग इन गौ रक्षकों की हरकतों को भारत के लोकतंत्र का खतरा बता रहे थे। फर्क यह था तब सोशल मीडिया के उत्पाती समर्थक इन्हें सरकार विरोधी चश्मे से देख रहे थे, भारत को बदनाम करने वाले तत्व के रूप में देख रहे थे। प्रधानमंत्री यही बात पहले कह देते तो हमारे गुजरात के ऊना में 4 दलित युवकों को अर्धनग्न कर पीटने का साहस कोई दल नहीं कर पाता। मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर एक गरीब महिला को उतारकर उसे मारा नहीं जाता, मारने के बाद उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी में ना होती। ना ही हरियाणा में या कहीं और पे उस व्यक्ति को गौ रक्षक ट्रक से उतारकर गोबर या मूत्र नहीं पिलाते। दादरी के अखलाक की हत्या ना होती और उसके बाद कुतर्कों की राजनीति ना होती। कम से कम प्रधानमंत्री उस वक्त रोक ही सकते थे जब बिहार के चुनाव में बीजेपी के पोस्टरों पर गाय की तस्वीर छप रही थी। ऐसे भड़काऊ पोस्टरों के बारे में ही चुनाव आयोग ने केंद्र से स्पष्ट अधिकार मांगे हैं ताकि इन पर पाबंदी लगाई जा सके। ये नकली गौ रक्षक कौन है? ये किस विचारधारा के राजनीतिक आश्रम में पलते बढ़ते हैं? सच बात यह है कि ये तब भी थे जब बीजेपी की सरकार केंद्र या कई राज्यों में नहीं थी। हो सकता है कि इनका उत्पाद 2 सालों में ज्यादा बढ़ गया हो, जब केंद्र के मंत्री और बीजेपी के नेता गौ रक्षकों के नाम पर या गौ मांस के नाम पर
उन्हीं तेवरों में बयान देने लगे तो क्या असामाजिक कार्य करने वाले गौरक्षक दोनों एक ही भाषा में बात करते नजर नहीं आए? प्रधानमंत्री और संघ ने राज्य सरकारों को यह कहकर खुला संदेश दे दिया है अब कि इन सब का बायोडेटा तैयार हो और सख्त कार्रवाई की जाए। उनके बयान का यह सबसे मजबूत पक्ष है। वे उन्हीं राज्य सरकारों को कार्रवाई के लिए कह रहे हैं जिन पर शह देने का आरोप है। देखते हैं कि किस राज्य में कार्रवाई होती है। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, यूपी में, बंगाल और बिहार में कहां पहले ज्यादा होती है? प्रधानमंत्री के बयान से गौरक्षक मचल गए हैं। आरएसएस ने भी रविवार रात बयान जारी कर प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन कर दिया। आरएसएस ने कहा है कि समाज के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गौरक्षा के नाम पर कुछ स्थानों पर कानून अपने हाथ में लेकर एवं हिंसा फैलाकर समाज का सौहार्द दूषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे गौरक्षा और गौ सेवा के पवित्र कार्य के प्रति हिंसा फैलाकर समाज का सौहार्द दूषित करने का प्रयास हो रहा है। आरएसएस देशवासियों से आह्वान करता है कि गौरक्षा के नाम पर कुछ मुट्ठी भर अवसरवादी लोगों के ऐसे निंदनीय प्रयासों को पवित्र कार्य करने वाले देशवासी से ना जोड़े और उनका असली चेहरा सामने लाए। पूरा बयान नहीं पढ़ा, एक हिस्सा ही पढ़ा। चप्पे चप्पे पर अपने संगठन और शाखा की मौजूदगी का दावा करने वाले संघ को भी लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि वे ऐसे लोगों का असली चेहरा सामने लाए। ये अपील भी की जा सकती थी अपने स्वयं सेवकों से कि आप लोग पता करके बीजेपी की सरकार के मंत्रियों को जल्दी सूचना दें और कार्रवाई करवाएं। लेकिन संघ का एक और बयान है। दूसरा बयान क्यों जारी करना पड़ा यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसमें काफी कुछ बदला सा लगा। सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि वर्तमान समय में देश के विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति के बंधुओं पर अत्याचार एवं उत्पीड़न की हो रही घटनाओं की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कड़े शब्दों में घोर निंदा करता है। कानून अपने हाथ में लेकर अपने ही समाज के बंधुओं को प्रताड़ित करना यह केवल अन्याय ही नहीं, अमानवीयता को भी प्रकट करता है। क्या अनुसूचित जाति जोड़ने के लिए सोमवार को दोबारा बयान जारी हुआ? रविवार वाले बयान में नहीं था, पर दोनों ही बयान में मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं। इसके अलावा संघ कुछ बैलेंस भी करता नजर आया। दूसरे बयान में प्रधानमंत्री ने 70-80% गौरक्षकों को असामाजिक तत्व घोषित कर दिया है। संघ के बयान में ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें कुछ मुट्ठी भर की पहचान की गई है। जब गौरक्षकों के अत्याचार पर राज्यसभा में चर्चा हुई तब विरोधी दल के सांसदों के साथ साथ मायावती ने साफ साफ कहा था कि गौरक्षा के नाम पर पहले पूरे देश के अंदर मुसलमानों के साथ उत्पीड़न किया गया, युवकों के साथ किया गया। अब मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर महिलाओं को सरेआम पीटा गया। पुलिस तमाशा देखती रही, भीड़ तमाशा देखती रही। इस संबंध में सरकार क्या कहना चाहेगी, ये उन्होंने पूछा था। प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा कि गायों को प्लास्टिक खिलवाना बंद कर दिया जाए तो वही सबसे बड़ी गौ रक्षा होगी। उन्हें अपनी पार्टी की सरकारों को भी अलग से निर्देश देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान ने गाय से संबंधित विभाग की स्थापना की है। इसके बाद भी राजस्थान पत्रिका अखबार है कि इस खबर के मुताबिक राजस्थान के जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में पिछले 3 साल में 27,000 गायों की मौत हुई है लापरवाही से। यह इनकी हेडलाइन कहती है। हम अपनी तरफ से इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सकते, फिर भी यह संख्या इतनी बड़ी है कि गौशालाओं के भीतर की कुव्यवस्था पर ईमानदार नजर की मांग करती है। बीमारी के कारण गायों की मौत होती है, लेकिन भूख से एक भी गाय मर जाए तो यह दर्दनाक है। संघ को भी उन सच्चे गौरक्षकों से पूछना चाहिए था कि वे गायों की रक्षा करते करते किधर चले गए थे कि गौशालाओं में गायें मर रही हैं। गायें जब गौशालाओं में सुरक्षित नहीं है तो कहां पर है? यह सवाल सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि इसकी जांच बिहार, बंगाल, हर तरफ होनी चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि वहां क्या स्थिति है। तो हम इन बयानों के संदर्भ में 2 अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। चंद्रभान प्रसाद हैं हमारे आज के पहले मेहमान। आप सलाहकार हैं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और अहमदाबाद से मार्टिन मैकवन हैं। आप नवसर्जन के संस्थापक हैं। मार्टिन साहब, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि इस बयान को आपने किस नजर से देखा? देश से ही सही, लेकिन क्या इस एक बयान ने तमाम तरह के गौ रक्षकों की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मान्यता समाप्त नहीं हो जाता है इससे? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वी डोंट ट्रस्ट यू। हमें आपके पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये जो गौरक्षक है ये असामाजिक प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये ज्ञान आपको आज नहीं मिला।
आप गुजरात के सबसे बड़े लॉन्ग सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे। तब से आपने ये सबको पाला है, पोसा है और आपने उसकी रक्षा की है। आप यही साजिश के आप जिम्मेदार और भागीदार भी है। अभी आप पूरा लोगों को धोखा देने के लिए ये जिम्मेदारी आप वीएचपी और गौरक्षक पे नहीं डाल सकते हो। ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि बहुत कॉन्फिडेंस से प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 80% लोग हुलीगन्स है। अभी मुझे बताना है कि 80% लोग हैं, तो मुझे बहुत अंदरूनी जानकारी होना जरूरी है। तो आप जानते थे, आपने क्या किया? अभी ये कहना बहुत आसान है कि इसका डोजियर बनाएंगे। मैं बताता हूं कि 1986 में मेरे 4 साथियों की गुजरात में हत्या हुई थी, गोराना नाम के गांव में, 1986 में। तभी रिपोर्ट बनी थी, एक पॉलिटिकल कमेटी बनाया गया था। 30 साल हो गए, ये रिपोर्ट अभी विधानसभा की मेज पे टेबल पे रखा नहीं गया है। तो हमने वादे बहुत सुन लिए हैं। ये लोगों की आंखों में धूल डालने का कोशिश है। हमें पता है कि आपका ये स्टेटमेंट कहां से आ रहा है। ये सबसे बड़े हमले के जो शिकार हुए मुसलमान हुए हैं गुजरात में और पूरे देश में। लेकिन ध्रुवीकरण की वजह से मुसलमान का मत आपको नहीं मिलेगा, उसका आपको बिल्कुल चिंता नहीं है। आपके गौरक्षक, आपके आरएसएस मानते हैं कि ये जो दलित है वो अछूत है, लेकिन उसके वोट आपके लिए अछूत नहीं है। ये 16.5% वोट के बिना आप कभी मेजोरिटी नहीं पा सके। तो ये आपका स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल लव। ठीक है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका स्टेटमेंट कहां से आ रहा है। ठीक है। आपने, मैं एक बात बताना चाहता हूं। गुजरात के गांवों में हमने सर्वे किया, 90% गांव में दलितों को मंदिर प्रवेश नहीं है। ये रिपोर्ट टेबल हुआ था जब आप नरेंद्र मोदी जी यहां के मुख्यमंत्री थे। आपने कभी ये स्टडी को एक्सेप्ट नहीं किया, ना आरएसएस ने कभी टेम्पल एंट्री का एजिटेशन चलाया। और अभी सडनली आपका दलितों के प्रति प्यार उभर आया है, ये कहां से आ रहा है सब लोग समझते हैं। चंद्रभान साहब, आप मार्टिन मैकवन से हम आप दोनों के जरिए देखना चाहते हैं कि दलित चिंतकों में और जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनमें इस बयान को लेकर किस तरह से प्रतिक्रिया है। कोई राजनीतिक पक्ष हमारे पास और है नहीं। पर चंद्रभान, मुझे उनके बयान में कुछ समस्या नजर आई तो कुछ संभावना भी नजर आई। पर मार्टिन ने जिस तरह से बात कही है, वो एक राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को भी उन्होंने सामने रखा है। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं और आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो यह, आई सैल्यूट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज बोल्ड एंड डेयरिंग स्टेटमेंट। मैंने अपने लाइफ में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक दिन भारत के प्रधानमंत्री यह कहेंगे कि गोली मारना है तो मुझे मारो, दलित भाइयों को मत मारो। रवीश जी, जो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई की है और थोड़ा बहुत बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिबरलिज्म को, उदारवाद को अपना एक हथियार माना था। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चलने की का सिद्धांत दिया था। किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन में, मनुष्य के मूल्यांकन में मनुष्य की सेंसिबिलिटीज का एक बड़ा पक्ष होता है। और कोई भी इंसान मेरे सामने आकर ये कहे कि मैं, प्रसाद जी आप दलित हैं, आपके लिए अपना जान देने के लिए तैयार हूं, मुझे यह दिखाई पड़ रहा है कि वह चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है, फिर भी एक इंसान होने के नाते मैं उसकी पहली बात पर यकीन करूंगा। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर से थोड़ा बहुत तो यही सीखा है। दूसरी बात थोड़ा लंबी हो रही है। भारत 2014 के इलेक्शन के बाद एक तरह के सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गया है, जहां पॉलिटिकल स्टेट तो कुछ करना चाहता है दलितों के लिए, लेकिन सोसाइटी जो है, सोसाइटी जब मैं कह रहा हूं तो हिंदुओं का 10 से 15% हिस्सा रेडिकलाइज हो रहा है और यह हिंदुओं का 10 से 15% हिस्सा बीजेपी की
कोर सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो जो संघ परिवार की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसमें ज्यादा सीरियसनेस नजर आती नहीं है। अभी मोदी जी को लड़ना पड़ेगा जो रेडिकलाइज हिंदू सेगमेंट भारत के समाज का है, और पूरे भारत के लोगों को इस तरह के रेडिकलाइज्ड हिंदू से को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, अदरवाइज इस देश में एक सोशल स्ट्राइफ की संभावना बढ़ती जा रही है। ठीक है। मार्टिन चंद्रभान ने कहा कि वो सैल्यूट करते हैं क्योंकि ये एक साहसिक बयान है, क्योंकि निंदा करना की अलग बात है, ये कहना कि ये घोषित कर देना कि 80% इनमें गुंडे हैं, असामाजिक तत्व हैं, दूसरा गोली मारना है तो मुझे मारो। तो चंद्रभान दोनों बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अब बीजेपी के लोगों से ही लड़ना पड़ेगा जो 15% हिंदुओं का रेडिकलाइज्ड है, और स्वागत भी कर रहे हैं उनके इस साहसिक बयान का। मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि यहाँ गोली क्यों मारे, सबको जिंदा रहना चाहिए, किसको गोली नहीं मारना है हमें। अगर कुछ करना है दलितों के लिए तो मैं बताता हूं, आजादी के बाद गुजरात में और पूरे देश में लैंड रिफॉर्म के कानून आए, टेनेंसी एक्ट और सीलिंग एक्ट। हाँ। इसके अंतर्गत दलित और आदिवासी को गुजरात में 40 लाख एकड़ जमीन मिलने वाला था। गवर्नमेंट के हिसाब के अनुसार सिर्फ 1/3 दलित और आदिवासी को मिला है, तो करीब 25 लाख एकड़ जमीन उसका हिस्से का जो है वो उसको नहीं मिला है। अभी प्राइम मिनिस्टर आप यहाँ रह चुके हैं 15 साल तक, चीफ मिनिस्टर अभी प्राइम मिनिस्टर है, आप प्लीज बताइए कि जमीन दलितों को मिले, इसके लिए आप ठोस कदम क्या उठाना चाहते हैं। दूसरा मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो भी डेवलपमेंट हुआ है, आज भी जितने भी हमारे पास फिगर्स है, इकोनॉमिक फिगर्स है, बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन सेगमेंट में अगर इस देश में सबसे गरीब है तो दलित और ट्राइबल है। डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ रहा है। आपके पास बहुत स्पष्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है ये देश की इंडस्ट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन गरीबों के लिए आपके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। ठीक है, ये जनरल बात, इसको छोड़ देते हैं। आप कैन यू स्पेल आउट ए इकोनॉमिक पॉलिसी आपके पास क्या है? हाँ, ठीक है। आखिर में मैं एक बताना चाहता हूं एक कि अभी भी 7.5 लाख फैमिलीज मैनुअल स्कैवेंजर्स है। ठीक है। कभी आजादी के बाद एक भी बार देश में अनटचेबिलिटी का स्टेटस क्या है हमारे देश में 70 साल की आजादी के बाद, इसके पर पार्लियामेंट ने कोई सेशन नहीं बुलाया, कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं है। ठीक है। इफ यू रियली सीरियस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो आई वुड से कि एक सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का, अनटचेबिलिटी में हमने क्या प्रोग्रेस किया है इस देश में, इसका एक स्टेटस रिपोर्ट निकाले। ये अच्छा पॉलिटिकल कमिटमेंट होगा। चंद्रभान, जिस तरह से मायावती ने शुरू में कहा कि ये जो गौ रक्षकों की जो घटनाएं हो रही हैं उसके शिकार ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन ना तो आरएसएस ने ना प्रधानमंत्री ने मुसलमानों की चिंता की, और मार्टिन भी इशारा कर रहे हैं कि आपको लगता है कि उनका वोट नहीं मिलेगा और दलितों का वोट गड़बड़ाएगा तो राजनीतिक भविष्य पर असर पड़ेगा, इसलिए आप उनकी चिंता कर रहे हैं, और इस आधार पर उनके इस बयान की विपक्ष ने भी आलोचना की है। क्या उनके मुसलमानों की को शामिल नहीं करने की को भी आप सैल्यूट करते हैं? ये सैल्यूट करने की बात नहीं है। दलितों की तुलना और मुसलमानों की जो सोशल स्टेटस है, इसको मैं समझता हूं मिक्स करना ठीक नहीं है। मुझे मुस्लिम समाज दरकिनार हो गया है, तमाम समस्याओं से घिर गया है, उन पर अत्याचार होता है, यह अलग बात है, मैं मानता हूं। नहीं, ये सिर्फ गौ रक्षक के संदर्भ में बात कर रहा हूं, सिर्फ गौ रक्षकों से पिटाई उनकी ज्यादा हुई है, ये मायावती का बयान है। नहीं, मायावती जी एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, उन्होंने दलितों में एक स्पार्क दिया है, पर दुनिया में कभी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज उस समाज की सबसे श्रेष्ठतम फेस नहीं होते, तो उनको अलग रखिए। मैं ये कह रहा हूं दलित और मुस्लिम की समस्याओं को आप एक साथ मत करिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चले जाइए, आप बोलिए मैं दलित हूं, प्रोफेसर की अपने आप वैकेंसी निकली है, इसमें आरक्षण है ही नहीं, फिर देखिए वहां के मुसलमान भाइयों का क्या रिएक्शन है। बचपन में देखा है मैंने मुसलमान भाइयों को, बुजुर्ग आदमी जा रहा है, लोग बोलते थे चाचा चाचा, हाँ चाचा चाचा नमस्ते। दलित को, किसी बुजुर्ग दलित को मैंने बचपन में
अनजान आदमी या जो जानता है चाचा कहते मैंने नहीं सुना है। तो इसको जरा सा एक्टिविस्ट का जो फ्रेमवर्क है, जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, उसको थोड़ा सा अलग करके एक सोशल फ्रेमवर्क में देखिए कि दलित भारत के समाज में कहां स्थित है और किस तरह से मार्टिन, आप इस पॉइंट से सहमत हैं? संक्षेप में जो चंद्रभान ने कहा। बिल्कुल नहीं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू चंद्रभान प्रसाद जी, आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स क्या है। जब आज़ादी के पहले दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था और जब ज्योतिबा फुले ने ब्रिटिश को बोला कि नहीं आपको मैंडेटरी करना चाहिए, तो सब ब्राह्मण टीचर्स ने मास रेजिग्नेशन दे दिया था महाराष्ट्र से। तभी कोई अच्छे शिक्षक बाहर आए पढ़ाने के लिए, वो मुसलमान शिक्षक थे। जब गांधी जी ने भी गोधरा में स्कूल शुरू किया था तो मुसलमान पहला शिक्षक था जो दलितों को पढ़ाने के लिए आया था। आप इतिहास देख लीजिए। अभी आपकी राजनीति ऐसा है कि अगर आपको बंटवारा करना है तो ये दलित और मुस्लिम का पहले से गठबंधन है। हाँ, वो एक दूसरे के सहारे जीते हैं। आप उस दोनों के अलग करने किए बिना आप अपना राजनीति नहीं चला रहे, इसलिए आपने बहुत अच्छा साजिश किया है दलितों को मंदिर में नहीं जाने देने का, लेकिन बोलने का आप हिंदू हो। आपने बोला बाबा साहब को आपने पढ़ा है। अरे बाबा साहब ने तो आपने जो समझे है उससे बहुत कुछ अलग बोला है जी। हाँ, बहुत अलग बोला है। आई थिंक यू नीड टू रीड इट बाबा साहब आम्बेडकर प्लीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी बस नहीं, हम दूसरे आपका मार्टिन, आपका भी, चंद्रभान आपका भी, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए कि दोनों ही दलित कार्यकर्ता और चिंतक हैं और एक ही बयान को दो नजर से देख रहे हैं। हम बढ़ते हैं बिहार की तरफ। बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की बात की तब महिलाओं की तरफ से खूब समर्थन मिला, दूसरे तबकों से भी मिला, लेकिन शराबबंदी पर उनके कानून का भी वैसे ही खुले मन से स्वागत हो रहा है क्या? इस कानून को लेकर एक कुलीन प्रतिक्रिया भी आई है। संभ्रांत लोगों ने आलोचना की है, कानून के जानकारों ने आलोचना की है कि इसके नाम पर परिवार की बर्बादी झेल रहे लोगों को भी उसमें फंसाया जा सकता है एक तरह से। क्या अति उत्साह में इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़ दिए गए हैं जिसके कारण एक दूसरी तरह की समस्या खड़ी हो सकती है जो कानून की अपनी मान्यताओं और पैमानों के अनुकूल नहीं है? हम बात कर रहे हैं बिहार मद्य निषेध और उत्पादन संशोधन अधिनियम 2016 के बारे में, जिसे विधानसभा में पास किया गया है। पहले देखते हैं कि यह कानून क्या कहता है, इसके प्रावधान क्या है। कोई भी व्यक्ति किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, बोतलबंदी, वितरण, वहन, संग्रह, भंडारण, कब्जा, खरीद, बिक्री अथवा उपभोग नहीं करेगा। विधि मान्य परमिट के सिवाय कोई शराब, मादक द्रव्य अथवा अंतिम उत्पाद राज्य में ना तो लाई जाएगी, ना राज्य से बाहर ले जाई जाएगी, अथवा राज्य के अंदर ना तो ढोया जाएगा, ना ही पारगमन किया जाएगा। ये मेरे बिहार की हिंदी है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, कानून की हिंदी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस कानून के जिस प्रावधान को लेकर आलोचना हो रही है वो यह है, जैसे अगर कोई आदमी शराब पीता या रखता पाया गया तो उसके परिवार के सभी बालिग सदस्यों को सजा मिल सकती है। प्रावधानों की भाषा थोड़ी जटिल है, अगर हम शब्दशः पढ़ेंगे तो टीवी के लिहाज से दिक्कत आ सकती है। इस प्रावधान के अनुसार पुलिस जिसे पकड़ेगी उसे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। यही नहीं, अगर घर के अहाते में किसी बर्तन में चीनी, गुड़ या अंगूर का मिश्रण मिलता है तो पुलिस ये मानने के लिए मुक्त होगी कि वहां शराब बनाने का काम चल रहा है और इसके बाद सभी संदिग्धों, उनके बर्तनों और गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। अगर किसी का किराएदार शराब पीता है तो यह मकान मालिक की जिम्मेदारी हो सकती है कि वह पुलिस को बताए। यह कानून पुलिस को उस परिसर को जब्त करने की इजाजत भी देता है जहां शराब पी जा रही होगी या रखी गई होगी। इससे पहले परिसर को सील करने की इजाजत थी। अगर किसी गांव या शहर में कोई ग्रुप समूह बार बार शराबबंदी कानून को तोड़ता पाया जाए तो सभी जिला कलेक्टरों को अधिकार दिया गया है कि वो सामूहिक जुर्माना लगा सकते हैं। जिला कलेक्टर, पुलिस और राजस्व विभाग के अफसरों को ये शक्तियां दी गई हैं कि वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। शराबबंदी कानून के सभी सेक्शन गैर जमानती हैं, जिसका मतलब है कि कोर्ट ही चाहे तो जमानत दे सकती है, वरना आरोपी को जेल में रहना होगा। दूसरा, शराब पीने के मामले में न्यूनतम सजा 10 साल की जेल है। कुछ मामलों में आजीवन उम्र कैद और मौत की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्या यह प्रावधान अजीब नहीं है?
किसी बर्तन में चीनी, गुड़ या अंगूर का मिश्रण मिल जाए तो जेल। किराएदार मकान मालिक से छुपकर पीता हो तो क्या मकान जब्त होगा या मकान मालिक जेल जाएगा? सख्त कानून के प्रावधान क्या बिक्री रोकने से संबंधित नहीं होने चाहिए थे? परिवार को जिम्मेदार बताकर क्या कानून की हदों को पार नहीं कर रहा है ये प्रावधान? पूरा परिवार कैसे गिरफ्तार हो सकता है? घर में कौन पीता है, बहुतों को जिंदगी बीत जाने के बाद तक पता नहीं चल पाती है ये बातें। तो इन प्रावधानों से वो महिलाएं भी जेल चली जाएंगी क्या, जिससे बचाने के लिए ये कानून आया है? नीतीश कुमार ने इस विधेयक पर बहस के दौरान कहा था, बोलते हुए विधानसभा में, और ये वेबसाइट पर भी है विधानसभा की, कि अगर कोई किसी को फंसाने की नीयत से, तंग करने की नीयत से अधिकारी एक्साइज विभाग या पुलिस विभाग का कोई तंग करेगा तो वैसी स्थिति में उसे 3 साल की जेल होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना। घर में शराब पाए जाने पर सारे परिवार को दोषी बनाए जाने के प्रावधान पर मुख्यमंत्री ने सफाई दी है। उन्होंने सदन में कहा कि कई बार घरों में शराब रखी होती है मगर पुलिस के पूछने पर भी कोई नहीं बताता कि किसने रखी है। सब यही कहते हैं कि हम नहीं जानते। अगर पुलिस घर के मालिक को पकड़ती है तो बहुत सारे घर जो है महिलाओं के नाम पर हैं, किराए का मकान भी लोग महिलाओं के नाम पर ले लेते हैं। तो घर के मालिक को पकड़ते हैं तो बहुत सारे मामले में महिलाएं भी पकड़ी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री की सफाई और कानून के प्रावधान क्या एक ही हैं? क्या यही उत्तम रास्ता है? हम बात करेंगे। हमारे साथ सत्यप्रकाश हैं, आप लीगल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। सत्यप्रकाश, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि मैं सदन में मुख्यमंत्री की सफाई पढ़ रहा था, उसका हिस्सा एक पढ़ के भी सुनाया। इस कानून में इसका जो भयानक पक्ष है वो क्या है आपके हिसाब से और क्यों है? जैसे इसमें एक नहीं अनेक भयानक पक्ष हैं। पहला तो ये कि जो कानून जो बना है अभी, जो संशोधन आया है, उसमें एक प्रावधान ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करता है उसके लिए पूरे परिवार को सजा हो सकती है। क्रिमिनल लॉ में वाइकेरियस लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वाइकेरियस लायबिलिटी में होता है कि अगर किसी और ने कोई अपराध किया है उसके लिए किसी और को सजा देने का। सिविल लॉ में इस तरह का प्रावधान है जिसमें कि मास्टर सर्वेंट अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है तो किसी सर्वेंट की गलती के लिए मास्टर को उसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये सिविल लॉ में है, क्रिमिनल लॉ में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस लिहाज से ये कानून बहुत ही वाहियात है और अगर इसको चुनौती दी जाए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी संवैधानिक अदालत में, तो इसको गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। तो ये है। दूसरा ये है कि जो क्रिमिनल लॉ में एक और जो कॉन्सेप्ट है उसमें है कि किसी अपराध के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो है जिसको क्रिमिनल माइंड कहते हैं और दूसरा यह है क्रिमिनल एक्ट। सिर्फ एक्ट नहीं होता है और सिर्फ साजिश भी करते हुए आप शामिल हैं। उसमें यह होता है कि किसी और के अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को सजा 3 तरह के ऐसे परिस्थितियां हैं जिसमें इंडियन पीनल कोड में है, जिसमें दी जा सकती हैं। एक तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, आपराधिक साजिश का, जिसमें कि लोग साथ मिलकर कोई साजिश रचते हैं और किसी साजिश के तहत किसी एक व्यक्ति को एक खास तरह का रोल दिया गया है, वो रोल पूरा करेगा। जैसे हमने और आपने साजिश की किसी को मारना है, आपने गोली चलाई, तो इस तरह की बात होती है। उसमें किसी दूसरे, तो जिसने साजिश में जितने लोग शामिल होते हैं उन सब वही गिरफ्तार होते हैं या सब लोगों को सजा होगी। सिर्फ उसको सजा नहीं होगी जिसने गोली चलाई है। इसमें हो सकता है। दूसरा एक कॉमन इंटेंशन का होता है। कॉमन इंटेंशन के साथ अगर हम कहीं कुछ करने के लिए गए हैं और आपने कुछ किया है तो उसमें हमें भी सजा हो सकती है। तीसरा एक अनलॉफुल असेंबली का है जिसमें सेक्शन 149 है आईपीसी का, जिसमें अगर 100 लोग एक अनलॉफुल असेंबली में हैं, किसी एक ने एक पत्थर फेंका और जिससे किसी के सर पे अगर चोट लगी, वो मर जाता है या घायल होता है, तो उसके लिए उस सारे 100 लोगों पे मुकदमा चलाया जा सकता है जो लोग भी उस अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत जो कानून बनाया गया है इस तरह के प्रावधान को जायज ठहराया जा सके। पर क्या ये सही में इस कानून में है कि एक घर में जो मुख्यमंत्री की सफाई का हिस्सा जो मैंने पढ़ा, मैं एक बार और कह दूं कि परिवार की व्याख्या कर दी गई है। माँ बाप मतलब पति पत्नी और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। और इस मामले में क्या किया गया है कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन में जो एडल्ट है और कहीं नौकरी कर रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें नहीं है। जो रह रहा है वहां, अगर कोई एडल्ट है 18 साल का बच्चा, वो अगर हॉस्टल में है, स्कूल में है, तो उस पर लागू नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। वो चूंकि उसकी मां वहां नहीं है, बाहर में है, गांव में, तो उस पर लागू नहीं होगा। आखिर कोई तो होगा उस मकान में, आसमान से टपक कर शराब की बोतल तो वहां नहीं आ जाएगी।
बच्चा है वो लिख के दे देगा हॉस्टल में, ये उनकी सफाई है। ठीक है, ये सफाई ठीक है, एक व्यक्ति की सफाई हो सकती है, और कानून का जो प्रावधान है, क्या दोनों में तालमेल आपको नजर आता नहीं, है? बिल्कुल नजर नहीं आता है। तीसरी चीज और एकदम से वो भी बहुत ही अजीब सी चीज है, वो ये है कि जो क्रिमिनल लॉ में आमतौर पे ये है, जो एविडेंस एक्ट जो उसके साथ जिसके तहत हम साक्ष्य ले जाते हैं अदालतों में और साबित करते हैं, उसमें ये है कि किसी भी आपराधिक मामले में ये प्रोसिक्यूशन का काम है, अभियोजन का काम है कि वो किसी अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित करे अदालत में। मतलब पुलिस साबित करे, पुलिस साबित हाँ, करे कि आपने ये जुर्म किया है, ठीक है। और आप पे जब तक ये मामला साबित नहीं होता है, हर अभियुक्त को, हमारी जो न्याय प्रणाली है उसमें हर अभियुक्त को ये माना जाता है कि वो निर्दोष है। लेकिन इसमें यह किया गया है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अभियुक्त पे डाल दिया गया। आप साबित कीजिए कि आप निर्दोष, ठीक है। ये तीसरा। हाँ। और इसके अलावा आप ये, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी को ये पता नहीं है कि ये सारी चीजें गलत हैं कानून की दृष्टि से, उनको बखूबी पता है। मेरा मानना है कि ये जानबूझ के किया गया है ताकि ये कानून अदालत में इसको रद्द कर दिया जाए, इसको गलत करार दिया जाए। उससे ये हो जाएगा कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अभी जो इसका प्रावधान है, क्या ये सही है? और आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि एक मकान में अगर 19 लोग हैं और कोई एक आदमी एंटर करता है जो बहुत चोरी छुपे शराब पी रहा है, बोतल लेकर आया है, उसके चक्कर में सारे लोग जेल जा सकते हैं क्या? मतलब इस तरह से कोई भी सरकार चलाने वाला ऐसी मुफ्ता करेगा? गलत चीज है। नहीं, ऐसा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, ये है इसमें ना, ये ऐसा ही है कि सारे लोग जेल चले जाएंगे, इसीलिए तो हंगामा है। और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी ये चाहते हैं कि ये कानून अदालत से निरस्त हो जाए ताकि उनका जो चुनावी वादा था वो भी पूरा हो गया। हाँ। और बाकी ये कानून, ठीक है, मतलब उस मंशा पे नहीं जाते जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बंदी की घोषणा तो कर ही दी है ना, शराबबंदी। ये नीतीश जो प्रावधान है हम उस पर जाना चाहते हैं। प्रावधान पे ही मैं कह रहा हूं कि प्रावधान जो है उसमें जो पुलिस चाहे तो किसी को फंसा सकती है इस बात के बावजूद कि अगर यह साबित हो गया कि पुलिस ने फंसाया है, पूरे कानून में 3 साल की सजा होगी। मात्र जो अच्छी चीज है जिसकी नीतीश कुमार जी ने भी चर्चा की है, वो एक प्रावधान है कि इस कानून के दुरुपयोग के लिए पुलिस वालों को या एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों को, उनको सजा हो सकती है अगर गलत ढंग से किसी को फंसाया है। पर कोई गरीब आदमी होगा वही तो वो कहां से हिम्मत जुटा पाएगा किसी एक्साइज वाले को? दूसरी चीज है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बिहार में जो पुलिस व्यवस्था है वो कितनी लचर है और कितनी भ्रष्ट है, और उसमें इसके दुरुपयोग की कितनी आशंका हो सकती है, कितनी संभावना हो सकती है। और जिस तरह से इसका दुरुपयोग होगा, खासकर आप अगर किसी पूरे परिवार को आप जेल में डाल रहे हैं इस तरह से, ये इसका खतरनाक पक्ष, ये खतरनाक पक्ष है। और इसके अलावा इसमें मतलब इसके और बेहतर तरीके से भी इस कानून को बनाया जा सकता था। अगर आप देखिए, कानून की मंशा में आप कहें कि कानून इस तरह का अगर बनाते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 47 में कहा गया है कि बना सकते हैं, लेकिन अगर बनाते हैं तो जो कानून के जो मूलभूत सिद्धांत हैं जिसके उनका तो पालन करना, संविधान के जैसे बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश की इसके लिए। और मैं उनका भाषण पढ़ रहा था, जो सफाई थी और जो कानून के प्रावधान थे, दोनों में मुझे तालमेल कम नजर आया। और वो कह रहे हैं बाकी सारी चीजें ठीक हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से ताड़ के बारे में भी काफी अच्छा लेक्चर दिया है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ताड़ के पेड़ होते हैं और उससे कुछ टाई अप हुआ है और करने के लिए। तो एक जानकारी मैं भी दर्शकों को दे देना चाहता हूं कि ये ताड़ से गुड़ निकालने का आप भी देख सकते हैं सत्यप्रकाश, बंगाल की विधि है स्क्रीन पे, और ये गांव के लोग निकालते हैं। उसी चूल्हे पे खाना भी बनाते हैं और उसी चूल्हे पे ताड़ से गुड़ भी बनाते हैं। तो एक तरह से ऐसा इकोनॉमिक और अच्छा चूल्हा, प्राकृतिक चूल्हा मैंने नहीं देखा। तो ये भी है कि हम बगल के राज्य से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। और कलकत्ता के लोग काफी ताड़ के गुड़ को चाव से खाते हैं और इसकी अच्छी मिठाई भी बनती है।